हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यतेन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का, जहां आप और मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना वाले चैप्टर पर। चलिए, चैप्टर का नाम है हमारे पास परमाणु संरचना। जी हाँ, परमाणु संरचना, जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको? हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, हम लोग इसको कहते हैं क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। देखो, परमाणु संरचना के बारे में हम लोग अगर बात बताएं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत, ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था बोर मॉडल की सीमाएं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो सुनो। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सोमरफील्ड ने जो बोर मॉडल का विस्तार किया वो। किसने? सोमरफील्ड ने। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनो भाई, है ना, वॉइस एकदम सही है भाई यहाँ से। तो देखो, ध्यान से सुनो, सोमरफील्ड कोई नया मॉडल नहीं देते हैं। सोमरफील्ड क्या करते हैं? बोर के ही परमाणु मॉडल में आगे विस्तार करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं। ठीक है, कोई नया मॉडल नहीं देते। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, सोमरफील्ड द्वारा बोर मॉडल का विस्तार। सोमरफील्ड ने जो बोर का मॉडल था उसमें विस्तार किया, मतलब उसमें कुछ नई चीजें जो हैं वो ऐड की थी। ठीक है, कुछ नई चीजें जो हैं वो ऐड की और बताया कि नहीं नहीं भाई, देखो जैसा तुम कर रहे हो वैसा नहीं होना चाहिए, आगे की कुछ चीजें जो हैं वो होनी चाहिए। ठीक है ना, जी हाँ, आगे की कुछ चीजें जो हैं वो ऐसे होनी चाहिए। बोर ने बताया वो एक हद तक ठीक है, मगर देखो बोर जो कह रहा है वो सब कुछ सही नहीं है, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है ना, जी हाँ, क्या ऐसा इन्होंने बताया। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी, ठीक है, जी हाँ, कि सोमरफील्ड क्या करते हैं। सोमरफील्ड स्पेक्ट्रम की जो छोटी संरचनाएं हैं उनको देखते हुए बोर की कक्षाओं का विस्तार करते हैं और फिर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बोर के मॉडल की तरह वृत्ताकार कक्षाओं के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में भी घूमते हैं। ठीक है ना, जी हाँ, क्या? जी, वृत्ताकार कक्षाओं के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में भी घूमते हैं। ठीक है, चलिए, तो सोमरफील्ड क्या कहते हैं? सोमरफील्ड ने सूक्ष्म संरचनाओं को, सॉरी, सूक्ष्म स्पेक्ट्रम संरचनाओं का अध्ययन करके 1915 में क्या करके इसकी स्टडी करी है उसने। ठीक है, अध्ययन करके 1915 में बोर के परमाणु मॉडल का विस्तार कर, बोर के परमाणु मॉडल का विस्तार किया। ठीक, और जब ये विस्तार किया तो इन्होंने आगे क्या क्या बताया ये भी सुनो। ठीक है, आगे इन्होंने ये भी बताया इसके प्रमुख जो अभिलक्षण है या प्रमुख बिंदु जो हैं, जी हाँ, उसमें इन्होंने दो अभिग्रहित दिए, मतलब दो पॉइंट बताए। ठीक है, क्या? दो प्रमुख अभिग्रहित जो है विस्तार किया तथा दो अभिग्रहित मतलब बिंदु, दो बातें बताई भाई। अभिग्रहित मतलब बिंदु, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, अवधारणा। ठीक है ना, जी हां, अभिग्रहित दिए।
विस्तार मतलब उसको आगे बढ़ाना और समझाना, ठीक है। अब देखो इन्होंने अभिग्रहितों में सबसे पहली बात तो क्या की, सबसे पहली बात इन्होंने की कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर तो चक्कर लगाते हैं, जैसे बोर मॉडल में चक्कर लगाते हैं, मगर साथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो दीर्घ वृत्ताकार पथों पर भी चक्कर लगाते हैं। क्या? दीर्घ वृत्ताकार पथों पर भी चक्कर लगाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पथ पर तो चक्कर लगाएगा ही, इलेक्ट्रॉन इस पथ पर तो चक्कर लगाएंगे ही, साथ में इस पथ पर भी चक्कर लगाते हैं। एक तो ये हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार पथ, समझ रहे हो? दीर्घवृत्ताकार मतलब अंडे की जैसी बाह्य संरचना होती है ना, वो दीर्घवृत्ताकार पथ होती है, ठीक है। थोड़ी और अंदर ले लें इसको, ठीक है। चलो ये देखो यहां 3 कक्षाएं आप लोगों को दिख रही होंगी, कितनी? 3, ठीक है। एक N1, एक N2, एक N3, ये 3 कक्षाएं दिख रही होंगी आपको, है ना। यहाँ n का मान कितना हो जाएगा? n बराबर 3, जहां से ये बाह्यतम कक्षा n फाई बराबर 1, ये दूसरी कक्षा n फाई बराबर 2 और ये अंदर वाली कक्षा n फाई बराबर 3। तो n फाई क्या है पहले तो ये समझना पड़ेगा ना भाई, क्या n फाई क्या है ये समझना पड़ेगा। मगर उसके साथ साथ पहले ये सुनो, परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर घूमेंगे, इस वृत्ताकार पथ पर घूमेंगे, ठीक है। मगर साथ में वो ये भी कहते हैं कि दूसरा और तीसरा जो कोश होगा उसके लिए वृत्ताकार पथों के अलावा दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी होंगी। क्या? दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी होंगी, ठीक है जी। चलिए, और जब ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं बनती हैं तो इन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में एक दो चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी होंगी। दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं कुछ ऐसी होती हैं, और इन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में जो त्रिज्या है वो होती है r। कितनी होती है त्रिज्या? r, ठीक है। जबकि दूसरी हम लोग यहां बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है यदि वो बाह्यतम कोश में यहां पर है तो ये एंगल बना लेती है, और उस एंगल को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। अब थ्योरी जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट यही है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों या वृत्ताकार कक्षा किसके अनुसार? बोर के अनुसार। ये बोर मॉडल ही तो था वृत्ताकार कक्षा के साथ किसमें? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भी चक्कर लगाते हैं, जी हां, ठीक है जी। के साथ किसमें? दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में भी चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में भी चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में भी क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। एक बात हो गई है, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें, देखो सोमरफील्ड बताते हैं कि दूसरा और जो तीसरा कोश है ना उसके लिए बोर के वृत्ताकार पथों के अतिरिक्त एक तथा दो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी होती हैं। इसी में बात करते हैं क्या? सोमरफील्ड बताते हैं द्वितीय और तृतीय, सेकंड और थर्ड, द्वितीय तथा तृतीय
कोशों के लिए अतिरिक्त एक्स्ट्रा में 1 तथा 2, 1 तथा 2, ठीक है ना, तथा 2 दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं, कौन सी कक्षाएं? दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं भी होती हैं। जैसे हमने देखो ये बताया ना आपको, इसके साथ साथ 1 और 1 दो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं जो हैं वो भी आ गई हैं, ठीक है ना। जी हाँ, इनमें भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे, ठीक। इसीलिए मुख्य क्वांटम संख्या n के साथ 2 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, एक को त्रिज्यीय क्वांटम संख्या और दूसरी को कोणीय क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है। अतः मुख्य क्वांटम संख्या n क्या था? कोशों की संख्या, उसकी बात कर रहे हैं हम, के साथ 2 अतिरिक्त क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, अतिरिक्त क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। क्वांटम नंबर चाहिए होते हैं, संख्याओं की आवश्यकता होती है। क्या होती है? नीड होती है, ठीक है जी। जिन्हें कैसे प्रदर्शित करते हैं? जैसे मैं आगे बता रहा हूं, जिन्हें निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, प्रकार प्रदर्शित करते हैं। कैसे? देखो, n बराबर nr प्लस n फाई। n तो आप लोग जानते हो कि n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या या कोशों की संख्या। मगर nr क्या है भाई? nr है त्रिज्यीय क्वांटम संख्या, r मतलब रेडियस, ठीक है ना, त्रिज्यीय क्वांटम संख्या। और फाई क्या है भाई? n फाई जो है वो है कोणीय या द्विगंशी क्वांटम संख्या। एंगल को इसी से तो रिप्रेजेंट किया था, कोणीय या द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब खुद बताओ एंगल को और किससे दर्शाया था? देखो खुद यहां, एंगल को और किससे दर्शाया? फाई से। इसलिए फाई के लिए जो क्वांटम संख्या होगी वो कौन सी होगी? कोणीय क्वांटम संख्या होगी। ये बात बताता कौन है? बोर, ठीक है ना। जी हाँ, चलिए अब आगे बोर क्या कहता है? बोर ये कहता है कि भाई जब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है ना। जी हाँ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कक्ष जो है वो एक विशेष प्रकार की गति करने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरस्सरण गति कहते हैं। कैसी गति कहते हैं? पुरस्सरण गति कहते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा पुरस्सरण गति क्या है, तो मैं आपको पुरस्सरण गति भी बताऊंगा, मगर पहले ये लिखवा देता हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, जब इलेक्ट्रॉन जो है किसमें गति करता है? दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करता है। किसमें? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है। पथ पर क्या करता है? गति करता है। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है ना। जब इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उस स्थिति में तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, वेलोसिटी चेंज होने लगती है। उसके वेग में परिवर्तन से जो कक्षा है उसमें भी गति उत्पन्न होगी, ठीक है ना। जी हां, वेग में परिवर्तन से इलेक्ट्रॉन जो है
वो एक नई गति प्रारंभ कर देता है। इलेक्ट्रॉन कक्ष पुरस्सरण गति। कौन सी गति? पुरस्सरण। गति करने लगता है। अब आप लोगों के दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा है कि सर ये पुरस्सरण गति क्या होती है? तो सखा मैं आपको पुरस्सरण गति बता रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखो। पहली बात ये समझो, देखो ये दीर्घवृत्ताकार पथ है, ये कोई दीर्घवृत्ताकार पथ है। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करेगा ऐसे। तो जैसे ही ढलान में आएगा तो वेग जो है वो बढ़ जाएगा ना भाई, तो वेग में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगा तो वेग परिवर्तित हो जाएगा। फिर जैसे ऊपर जाएगा तो बल अधिक लगाना पड़ेगा, मतलब वेग में कमी आएगी, तो धीरे 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 ये गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ये तो है कक्षा में गति या दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति, ठीक है ना। और जब उसके वेग में परिवर्तन आता है, ध्यान से सुन लेना सखा, जब उसके वेग में परिवर्तन आता है तो इलेक्ट्रॉन एक और प्रकार की गति करने लगता है, और वो गति यहां देखो आप, आपको बहुत धीमी गति से दिख रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष पर घूम रहा है। बोलो दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बोलो दिख रहा है या नहीं दिख रहा कि ये इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष पर घूम रहा है? हां के ना? इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष पर घूम रहा है। और जब सखा इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष पर घूमता है ना, तो उस गति को हम लोग कहते हैं पुरस्सरण गति। बोलो दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ये जादुई ताकत है हमारे पास, समझे क्या? ऐसे घुमा सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। हाँ यही तो बात है ना। तो जब ये वाली गति होती है तो पुरस्सरण गति होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस गति को हम कहते हैं पुरस्सरण गति, ठीक है जी। किसको? जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां घूम रहा है? अपने ही पथ पर घूम रहा है ना, अपने ही अक्ष पर घूम रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुरस्सरण गति कहते हैं, ठीक है ना जी हाँ। इसको ही क्या कहोगे? पुरस्सरण गति कहोगे। कौन सी गति कहेंगे इसको हम? पुरस्सरण गति कहते हैं, समझे? ओके सर, ठीक है। चलिए क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी गति करने लगता है? पुरस्सरण गति करने लगता है। इसमें क्या होगा भाई? जिससे वेग परिवर्तित होगा तो कोणीय संवेग भी परिवर्तित होगा। क्या? वेग परिवर्तित होगा तो कोणीय संवेग भी परिवर्तित होगा, ठीक है। तथा n के मतलब कोशों के विभिन्न मान प्राप्त होंगे जो ऊर्जा स्तरों को दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे? ऊर्जा स्तरों को दर्शाएंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा? कोणीय संवेग में परिवर्तन होगा। याद है mvr बराबर nh/2π। कोणीय संवेग में परिवर्तन होता है, होगा, जो किसके? ऊर्जा स्तरों के विभिन्न मानों को दर्शाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे पृथ्वी, बहुत बढ़िया अनुज, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है, ठीक है जी हाँ। इससे कोणीय संवेग में परिवर्तन होगा जो n के अलग अलग मान, विभिन्न मान को दर्शाएंगे, विभिन्न मानों को दर्शाएंगे, दर्शाते हैं। किसके? n के। n मतलब जो ऊर्जा स्तर है वो, ठीक है ना, जो कि ऊर्जा स्तर है, जो क्या है? एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर है जो एनर्जी लेवल है, पहली चीज है ना। इसमें कोणीय संवेग में परिवर्तन होगा। फिर रही बात क्या कि ये ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, ठीक है ना जी हाँ। क्या? इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है और स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचनाएं जो है वो प्राप्त होंगी। आपको याद होगा बामर में किस तरीके से होता है, बामर श्रेणी में, है ना, याद है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। देखो इनमें क्या होता है, इनमें
इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। क्या होता है? संक्रमण होता है तथा सूक्ष्म स्पेक्ट्रम संरचनाएं, कौन सी संरचनाएं? सूक्ष्म स्पेक्ट्रम संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स प्राप्त होती है। ठीक है, सूक्ष्म स्पेक्ट्रम संरचनाएं जो हैं वो ऑब्टेन हो जाएंगी, प्राप्त हो जाती हैं। जैसे याद करो बामर श्रेणी में क्या हो रहा था। ठीक है जी, है ना। बामर श्रेणी में क्या हो रहा था? बामर श्रेणी में जो इलेक्ट्रॉन था वो तीसरी कक्षा से दूसरी में, चौथी से दूसरी में, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2 वहां से आ रहा था ना। सेम यहां पर बामर के लिए हम लोग क्या करते हैं? जी हाँ, स्पेक्ट्रम की बामर श्रृंखला जो है उसके लिए रेखीय संक्रमण जो होगा वो क्या होगा? चलिए, स्पेक्ट्रम की जो बामर श्रृंखलाएं हैं, स्पेक्ट्रम की बामर श्रृंखलाएं, कौन सी श्रृंखला है? बामर श्रृंखलाएं निम्न प्रकार की रेखाएं, लाइंस बनाएगी या बनाती है, उत्पन्न करती है। रेखाएं संक्रमण प्रदर्शित करती हैं। क्या करती है? प्रदर्शित करती है। ठीक है, कैसी? याद करो, वहां क्या हो रहा था? हमने वहां तो ऊर्जा स्तर लाइनों से बनाए थे, यहां लाइनों से नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं। कहां से? 3 से कहां होता है संक्रमण? 2 में। 4 से कहां होता है? 2 में। 5 से कहां होता है? 2 में। 6 से कहां होता है? 2 में। 7 से कहां होता है? 2 में। तो संक्रमण उच्च श्रेणी से 2 सेकंड सीरीज के अंदर ही हो रहा है। ठीक है ना, जहां पर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जो है ना ये मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं। ठीक है ना, जी हाँ। और n बराबर 2 जो है वो 2 ऊर्जा स्तरों से बना हुआ है ना। किससे? 2 ऊर्जा स्तरों से बना है। एक तो बोर का वृत्ताकार पथ है और दूसरा सोमरफील्ड की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं यहां कह रहा हूं कि जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है ना, ये सारी संख्या यहाँ, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जो हैं ये क्या है भाई? ठीक है, इनके बारे में बात करें तो ये है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या है ये? मुख्य क्वांटम संख्या। जबकि देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये। जबकि अगर हम लोग यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दें तो देखो 2 में ही होगा, कोई और संख्या हो बेटा? बामर में 2 में होता है, याद करो ना आप। लाइमेन में 1 में आती है, बामर में 2 में आती है, पाश्चन में 3 में आती है, ब्रैकेट में 4 में आती है, फुंड में 5 में आती है। पढ़ाई हुई है फिर भी प्रश्न करते हो, इसलिए कहता हूं जो पढ़ाया जाए उसका रिवीजन जरूर किया करो। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग बात करें n बराबर जो 2 है, n बराबर 2, ये 2 से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? 2 ऊर्जा स्तरों से मिलकर बना है। क्या? 2 ऊर्जा स्तरों से मिलकर बना है, स्तरों से बना है, जिसमें n बराबर 1 किसकी? बोर की वृत्ताकार कक्षा, वृत्ताकार कक्षा, और n फाई बराबर 2 है। क्या है? n फाई बराबर 2। ठीक है, n फाई बराबर 2, ये क्या है? सोमरफील्ड की, किसकी? सोमरफील्ड की
कौन सी? दीर्घवृत्ताकार कक्षा है ये। कैसी कक्षा है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा। ठीक है, सोमरफेल्ड की कैसी कक्षा है ये? दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। तो ये दो से मिलकर बना है, ठीक है ना? जी हाँ, सिंपल सी बात है ये। ठीक, चलिए, तो यहां क्या होगा? इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n बराबर 2 में संक्रमण जाएगा, तो एक रेखा जो है वो 3 रेखाओं में विभक्त हो जाएगी। ठीक है, और सोमरफेल्ड ने इसी का अध्ययन किया था और इसी बात का स्पष्टीकरण किया था। ठीक, अतः इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है? n बराबर 3 से, अतः इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n बराबर 2 में जाता है, संक्रमण करता है, तो एकल रेखा, कैसी रेखा? एकल, सिंगल लाइन जो है वो 3 भागों में विभक्त हो जाएगी। एकल रेखा किसमें विभक्त हो जाएगी? 3 रेखाओं में विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाती है। और सोमरफेल्ड ने इसी बात का स्पष्टीकरण किया था। यही क्या है? स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचनाएं हैं। किसकी? स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचनाएं हैं। ठीक, तो विभक्त हो जाती है। इस प्रकार सोमरफेल्ड ने स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या की। किसने? इस प्रकार सोमरफेल्ड ने किसकी? स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या की। सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या की। ठीक है, जो सूक्ष्म संरचनाएं हैं उनकी क्या कर दी? व्याख्या की। व्याख्या की, सिंपल बात है ये। अब रही बात अपने पास ये कि भाई सर सोमरफेल्ड ने जो मॉडल दिया उसमें अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना? जी हाँ, कमी थी क्या कोई? तो सोमरफेल्ड का मॉडल भी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज पर काम नहीं करता, उनके स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। और द्विगंशी क्वांटम संख्याओं के मान कक्षाओं के आकार जो हैं और तरंग यांत्रिकी के प्राप्त मान और आकारों के अनुरूप नहीं थे। ठीक है ना? जी हाँ, क्या हम ये कह सकते हैं? द्विगंशी क्वांटम संख्याओं के मान प्रेक्षणों के अनुरूप प्राप्त नहीं हुए, जैसा एक्सपेरिमेंट किया गया था वैसे प्राप्त नहीं होते हैं। ये क्या है? सोमरफेल्ड के मॉडल की कमियां। सोमरफेल्ड के मॉडल की कमियां। तो सोमरफेल्ड के मॉडल में कमियां क्या थी? सुनो भाई, पहली बात, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, है ना? ठीक है, यह मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। पहली बात तो है ये, ठीक है, पहली चीज। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें यहां पर, तो सेकंड थिंग क्या है भाई कि द्विगंशी क्वांटम संख्याओं के मान जो है, ठीक है, और कक्षाओं के जो आकार हैं वो वैसे प्राप्त नहीं हुए, या फिर जो सैद्धांतिक मान है उनके अनुसार प्राप्त नहीं हुए। द्विगंशी क्वांटम संख्याओं के मान, क्वांटम संख्याओं के मान तथा, साथ में इस बात पर भी ध्यान देना, तथा क्या? तथा
कक्षाओं का आकार सैद्धांतिक मान के अनुरूप प्राप्त नहीं हुआ। किसके? सैद्धांतिक मान के अनुरूप प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ। ये है अपने पास स्थिति। ठीक है, ये पॉइंट है, ये स्थिति है अपने पास। तो सिंपल सी बात अपने पास ये हो गई है। यहाँ जैसी जैसी अपन ने बात की वैसी वैसी चीजें हो गई। ठीक, चलिए, तो ये सोमरफील्ड का मॉडल है ना जी। हाँ सर, नया चैप्टर कब शुरू होगा? नए चैप्टर में तो दीपक भाई टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको फटाफट नोट करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, फटाफट नोट कर लो, शुरू हो जाओ नोट करने के लिए। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं बेटा, आगे आएंगे वो पढ़ाऊंगा, है ना, चिंता नहीं करनी है, सब पढ़ाऊंगा मैं। इतना पढ़ाऊंगा कि आपकी किताब में भी नहीं है। ठीक है, सही कह रहा हूं, इतना पढ़ा दूंगा कि आपकी किताब में भी नहीं है। चलिए देखो, अभी से इन चीज़ों को पूछ के कुछ नहीं है, मुझे समझ में आती हैं कुछ चीज़ें। जैसे आप हो सकता है स्कूल में एडवांस में पढ़ लिए हो, या आपने हो सकता है वो शब्द कहीं सुन लिए हो। अब भाई जब हम लोग पढ़ा रहे हैं सोमरफील्ड का मॉडल, है ना, तो उसमें अगर आप आपबो का नियम पूछोगे तो दिक्कत होगी भाई, है ना। मुझे तो पता है आपबो जो है वो ये कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए ऊर्जा स्तरों में लिखो। ठीक है, बढ़ते हुए ऊर्जा स्तरों में लिखो, मगर अभी बीच में उनको कुदा कर क्या फायदा है? एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे भाई। अगर आप लोग पहली सीढ़ी के बाद डायरेक्ट 5वीं सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करोगे ना, तो पेंट फट जाएगी। पेंट फटने का मतलब क्या है भाई? ध्यान देना इस बात पर कि आपसे बहुत सारी चीजें जो है वो चूक जाएंगी। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें जो है वो हाँ चूक जाएंगी, और जब इतनी सारी चीजें छूटेंगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते रहो, बीच में टेंशन मत लो। हो सकता है आपने स्कूल में पढ़ लिया हो, बाकी और लोगों को भी पढ़ना है। ठीक है, हाँ नोट कर लो। पुरस्सरण गति में पढ़ा चुका था आप लोगों को। चलिए, ओके आरिफ, फाई एंगल, फाई से ही रिप्रेजेंट किया ना। हम चाहते तो थीटा से भी कर सकते थे, मगर जो सोमरफील्ड ने किया है वही तो हम करेंगे ना भाई, है ना। जो सोमरफील्ड ने किया वही तो हमको करना है, हम कुछ और नहीं करेंगे, समझे क्या? चलो, हाँ रीना बताऊं क्या? ये तो बताओ। बताऊंगा तब ये पता होगा कि बताना क्या है। आपका कमेंट नहीं दिखा मैं। चलिए n बराबर क्या है? ये देखो, n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या और कोशों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है ना जी। हाँ, ये कह रहे क्वांटम क्या है बेटा? एक बार पेज पलट कर देखो। अगर बोर का अगर प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा है रीना,
तो क्वांटम भी पढ़ा होगा। हमने वहां पर लिखवाया हुआ है कि जो हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करते हैं या अवशोषित करते हैं उनके लिए आवश्यक ऊर्जा क्वांटम कहलाती है। पेज पलट के पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा बेटा। चलो इसको भी नोट कर लो, ठीक है ना। सोमरफील्ड कौन है? सोमरफील्ड मेरे मामा का बेटा है बेटा। हद करते हैं, वैज्ञानिक का नाम है सोमरफील्ड। सोमरफील्ड कौन है? चलो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें। हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं जो चलिए ये अच्छी चीज मिली मेरे को सोचने के लिए। हाँ, क्यों ना आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करवा लिए जाएं, बोलो हाँ कि ना। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपसे करवा लिए जाएं अब तक जितना पढ़ लिए हो उसके बेस पर, ठीक है, बोलो। चलिए हाँ, चलिए तो अगर ऐसी बात है तो भाई लिखो फिर प्रश्न। और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रकाश की वह विकिरण जिसकी तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसमें दो चीजें ज्ञात करनी है, ठीक है। जी हां, प्रकाश की विकिरण यदि कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम है तो आपको दो चीजें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। ठीक, तो क्या करना है? पहला तरंग संख्या और दूसरा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ये दो चीजें ज्ञात करनी है। ज्ञात कीजिए, कीजिए भाई, ठीक है, करो फटाफट। करो, हाँ जी। पूरे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, करो फटाफट, है ना। जी हाँ, क्या नहीं लिखा? अच्छा, ये कह रहे हो कि सर आपने तरंग दैर्ध्य नहीं लिखा, तो ये लो लिख देंगे तरंग दैर्ध्य। चलो ओके। प्रकाश की विकिरण की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, और जब 6000 एंगस्ट्रॉम है तो उसकी दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तरंग संख्या, एक आवृत्ति। ये दो चीजें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। जी हाँ, तो ऋषभ पुरानी क्लास तो लेनी पड़ेगी भाई, बिना उनके तो फिर क्या सेंस है। सर थोड़ा टाइम और दे दीजिए। बिल्कुल दे देंगे थोड़ा सा टाइम और, ये लो रीसेट कर देंगे, वापस से 1 मिनट दे देंगे, ठीक है ना। जी हाँ, ठीक, फटाफट कर दो यार, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगाना आपको। चलिए फटाफट 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 फटाफट। ए 10⁸ क्यों होगा भाई? ए 10⁸ क्यों होगा? 10⁸ होगा ना, एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। क्या है? एंगस्ट्रॉम है। हो गया है सर जी, हो गया तो उत्तर बताना होता है जूही, ये नहीं बताना होता है हो गया।
आर्यन जैन, उत्तर बताओ। ठीक है, चलिए टाइम इज अप। लो फिर टाइम अप हो गया है। हाँ, तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन हम लोग इसका ऐसे करेंगे कि भाई आपसे कहेंगे कि लैम्बडा बराबर कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम है। इसका मतलब क्या हो गया, लैम्बडा बराबर 6000 गुणा 10 की घात -10 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे लैम्बडा बराबर 6 गुणा 10 की घात कितनी, 3, और गुणा 10 की घात -10। 6000 में से 1000 को 10 की घात 3 लिख दिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्बडा बराबर 6 गुणा 10 की घात -7, वो भी क्या, मीटर। 6 गुणा 10 की घात -7, वो भी किसमें, मीटर में। ये लैम्बडा की वैल्यू है सखा। अब आगे की बात क्या है, हम लोग जानते हैं न्यू बार बराबर क्या होता है, 1/लैम्बडा। ये तरंग संख्या है। क्या है ये, तरंग संख्या है। ये तरंग संख्या, न्यू बार बराबर 1/लैम्बडा। तो 1/लैम्बडा की वैल्यू है 6 गुणा 10 की घात -7, और -7 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 1 का भाग 6 में दोगे तो 0.1 बचा, कितना, 4। 6 6 6 गुणा 10 की घात -7। पॉइंट को राइट हैंड साइड सरकाओगे तो घात में कमी आ जाएगी, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁸8। ठीक है, क्या, 1.666 गुणा 10 की घात 8, वो भी माइनस में, मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। रही बात आवृत्ति की, आवृत्ति बोले तो क्या होती है, न्यू बराबर होता है, ठीक है, देखो अपने पास न्यू की वैल्यू क्या होती है, याद है किसी को, न्यू क्या होता है अपने पास, C/लैम्बडा। क्या होता है, C/लैम्बडा। C की वैल्यू क्या है, 3 गुणा 10 की घात 8। लैम्बडा की वैल्यू क्या है, बोलो। लैम्बडा की वैल्यू 6 गुणा 10 की घात -7। कितनी, 6 गुणा 10 की घात -7। -7 ऊपर चला जाएगा, ये एक बार, ये 3 बार, सॉरी 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यू बराबर 2 से भाग दोगे तो 0.5, और गुणा 10 की घात 7 ऊपर जाएगा तो 8 और 7 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, सिंपल बात है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 10 की घात 15 हो जाएगा, है ना जी। और राइट, जैसे इसको राइट हैंड साइड सरकाओगे तो घात जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक घट जाएगी, तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 10 की घात 14, वो भी क्या, हर्ट्ज। 5 गुणा 10 की घात 14, वो भी क्या, हर्ट्ज हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। चलो फिर फटाफट से इसको नोट करो, है ना, इसको जल्दी से नोट करो। हाँ, बिल्कुल जरूरी है, बेसिक क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस देता हूं जो आप लोगों को होमवर्क के रूप में करने हैं। ठीक है, ठीक है, 2 क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। चलिए वो भी नोट करवा दूं। देखो, एक क्वेश्चन तो आपके पास ये है कि Li+2 क्या दिया हुआ है, लिथियम+2। इसकी दूसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है कि द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। किसकी, द्वितीय बोर कक्षा की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। एक तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, पहली चीज। एक क्वेश्चन आपके पास ये भी है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना। एक क्वेश्चन ये है कि He+ के तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। किसमें, He+ की तीसरी कक्षा में किसका, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। ये 2 क्वेश्चन है जो आप लोगों को होमवर्क के रूप में करने हैं। सर यहाँ 10 की पावर 7 होगी, कहाँ होगी 10 की पावर 7 बेटा, ये 10 की पावर 7 है, ऊपर जाएगी ना, प्लस की हो जाएगी, 8 और 7 15 हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ तो एक माइनस करोगे ना तो 10 की घात -7 -1 करोगे तो 10 की घात 8 हो जाएगी, वो भी किसकी, माइनस की। ऐसे होगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। ठीक है, और शेष बातें अपन लोग करेंगे अगली क्लास में। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।